हेलो एवरीवन। तो आप सभी ने अतीक अहमद केस के बारे में सुना होगा और यूपी में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी यही है जिसके कारण यूपी में धारा 144 यानी कि प्रॉपर आपका जो सेक्शन 144 जिसके तहत कोई भी व्यक्ति चार से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सब कुछ हो रहे हैं। तो चलिए हम केस को समझते हैं। पहले तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अतीक अहमद हैं कौन, तो और इनको शॉर्ट कर दिया गया है, इनका मर्डर हो गया है। तो पहले हम पूरी बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अतीक अहमद के बेटे जिनका नाम असद है, उन उनका मर्डर हुआ था। और उसके बाद अतीक अहमद जी जो हैं वो एक लाइव इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें ये कह रहे थे कि हम मर्डर का बदला लेंगे, या फिर जो लास्ट इनके बेटे का काम हो रहा है उनमें ये वहां पे जाना चाहते थे, उनमें शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए इनको परमिशन नहीं मिला। तो ये पूरा केस था, ठीक है। तो अतीक अहमद और इनके भाई जब ये मीडिया में यहाँ पर बात कर रहे थे तो इनका मर्डर हो गया। और ये धुमानगंज पुलिस स्टेशन में जो रात के 10 बजे इनका यहाँ पर मर्डर हो गया। 3 लोग आए और इनको गोली मार दी। पहले तो आयरनी ये है कि जब इतना बड़ा कोई माफिया है या गैंगस्टर है और अभी इन पे वसूली की बात चल रही थी, तो वी आर स्टडिंग अबाउट इट। एंड वाई वी आर स्टडिंग, हम लोग क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं और यूपी में हर जगह इनके बारे में बात क्यों चल रही है? क्योंकि 5 बार ये एमएलए रह चुके हैं, एक बार फूलपुर से ये सांसद भी रह चुके हैं और काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं उत्तर प्रदेश में। आज 75 डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 है, क्योंकि ये काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं। अब जिन्होंने भी इनका मर्डर किया, अब उन पे ये इनका जो गैंग है वो कुछ एक्शन लेगा, फिर और चीजें होंगी। तो उत्तर प्रदेश में पहले जैसे अगर जितने रिपोर्ट्स मैंने पढ़े उसमें ये समझ में आया कि मुलायम सिंह यादव के टाइम में अतीक अहमद को काफी ज्यादा मतलब फेलिसिटेट किया गया या प्रमोट किया गया, जिसके कारण वो आज इतने बड़े गैंगस्टर बन गए। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग इनसे डरते हैं, यहाँ तक कि ये बात भी सच है कि जब इनका केस किसी जज के पास जाता था तो वो जज उस केस को ट्रांसफर करवा देता था या वो हट जाते थे उस केस से। तो इतना बड़ मतलब इतना बड़ा पर्सनालिटी, और वो भी तो जानते हैं कौन है यार ये अतीक अहमद और क्या क्या हुआ। पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ। तो ये और इनके भाई मीडिया से बात कर रहे थे रात के 10 बजे तुमानगंज पुलिस स्टेशन में, और 2-3 पीपल रिपोर्टेडली ओपन फायर। तो यहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति थे जो इन पे आकर ओपन फायर कर दिए इन दोनों पे। तो अतीक अहमद के को हेडशॉट दिया इन्होंने, हेडशॉट यानी सिर पे गोली मारी। और जितने देर में उनके भाई को समझ में आता तो उनके भाई को भी गोली मार दी। और ये जो गनमैन है ये मीडिया पर्सन बन के आए थे, ठीक है, ये मीडिया के लोग बन के आए थे और इन्होंने इन दोनों भाइयों पे गोली मार दी। अतीक अहमद उनके फैमिली के बहुत सारे लोगों पर ऐसे तलाश के लिए, ऐसे आप पोस्टर्स देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में इन पर। इनके बेटे पे भी एक तरह से 5 लाख रुपए का था कि अगर कोई इनके बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या उनको मारता है या फिर उनके बारे में बताता है तो उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 गनमैन हैं यहाँ पे अब इनको कस्टडी में ले लिया गया है। इनके जो वेपन है मतलब ऐसा जैसा स्टोरी था कि जैसे ही इन्होंने गोली मारा अतीक अहमद को तो इन्होंने सरेंडर कर दिया, इन्होंने अपना हथियार नीचे डाला और बोला कि सरेंडर सरेंडर। और ये 3 लोग जो हैं इनका नाम है लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य। कहा जा रहा है कि अब इनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और ये तीनों फेमस होने के लिए इन्होंने अतीक अहमद को मारा है, ठीक है। तो फेमस होने के लिए इन्होंने अतीक अहमद को मारा है। इनके बॉडीज जो 2 भाई हैं अतीक अहमद और उनके भाई, इनके बॉडी को एसआरएन, क्योंकि मतलब ऑन स्पॉट डेथ हो गया तो अब इनका एसआरएन हॉस्पिटल में इनके बॉडी को भेजा गया है। और लोगों ने कहा, जो पुलिस ने कहा कि मोटरसाइकिल एलिजली यूज बाय द गनमैन, इसको भी रिकवर कर दिया गया। यानी कि जिस मोटर बाइक पे ये लोग आए थे अतीक अहमद को मारने के लिए उसको भी अब पकड़ लिया गया है, बाइक को। सीनियर पुलिस ऑफिशियल है डीजी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशांत कुमार, इन्होंने योगी आदित्यनाथ को सब कुछ बताया, टोटल केस के बारे में बताया। और एक फॉरेंसिक टीम बनी ताकि शूटिंग को स्पॉट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएम संजय कुमार और सीपी रमित शर्मा जी, ये लोग भी यहाँ पे आके पहुंचे, ठीक है। अतीक अहमद के जहाँ पे इनको शूट किया गया यहाँ पे ये पहुंचे। ये सब कुछ प्रयागराज की कहानी है, सब कुछ प्रयागराज में हुआ। और एक मीडिया पर्सन जो है ये भी उस इंसिडेंट में यहाँ पे इंजर्ड था। स्पेशल ऑफिशियल
ने कहा कि सेड दैट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने एक जुडिशियल कमीशन को फॉर्म कर दिया गया है यहाँ पे ऑलरेडी, ताकि इस केस के बारे में पूरी बात समझ में आ सके। प्रयागराज के कमिश्नर है रमी शर्मा, इन्होंने कहा कि अतीक और उनके भाई का मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है, इनको मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। और जैसे ही इन्होंने मीडिया में कोई बाइट दिया, मीडिया से बात करने लगे, तो 3 लोग आए यहाँ पे, जो कि मीडिया के लोग आकर, मतलब मीडिया पर्सन बन के ये आए थे यहाँ पे, और इन्होंने अतीक अहमद को यहाँ पे शूट कर दिया। और ये 3 पीपल वर अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड, इनको अरेस्ट किया गया है और इनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और जर्नलिस्ट को भी इंजर्ड, यहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी इंजर्ड हुआ था, एंड 4 एंड अ कांस्टेबल सस्टेन अ बुलेट इंजरी। तो यहाँ पे और भी लोग जो हैं वो घायल हुए। अब क्या है, उत्तर प्रदेश में सेक्शन 144 लग गया है। तो हमारे लिए एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 144 क्या है। अतीक अहमद के बारे में या उनके बेटे के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। तो 1979 में की बात है, जब अतीक अहमद के फादर, जो एक तरह से बहुत बड़े पहलवान थे या बाहुबली अपने आप को कहते थे, तो ये एक दबंग थे और ये एक टांगा ड्राइवर थे, टांगा रिक्शा चलाते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इनके परिवार में काफी ज्यादा गरीबी थी, पढ़ाई लिखाई का अभाव था। अब ये सारे प्रॉब्लम्स में क्या होता है, तो अतीक अहमद जो हैं वो धीरे धीरे क्राइम के रास्ते में चले गए, और अतीक अहमद 1979 में इन्होंने मर्डर भी कर दिया। उस समय जब ये प्रयागराज जो इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में चांद बाबा थे, चांद बाबा का भी इन्होंने मर्डर कर दिया। तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है, चांद बाबा का कहर, वो भी एक बहुत बड़े माफिया थे, तो वो कहर खत्म हो जाएगा। लेकिन अतीक अहमद उनसे भी बड़े माफिया बन गए, उनसे भी बड़े गैंगस्टर बन गए। कई महिलाएं हैं जिनको उन्होंने विधवा बनाया। इनके खिलाफ कोई नहीं जाता था, इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता था, पुलिस केस नहीं लेती थी, एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, इन पे कोई केस आए तो जज जो है अपना ट्रांसफर, जैसे मूवीज में जितनी चीजें होती हैं जो हमको लगता है कि एग्जैजुरेटेड है, ओवर दिखाया जाता है, तो एक्चुअली ये इन्होंने वो सारी चीजें की हैं अतीक अहमद ने। उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार के टाइम में कहा जाता है कि इनको काफी, मतलब जब ये जेल भी जा रहे थे, तो मुलायम सिंह जी ने इनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन ये जेल जा रहा है। तो इस तरह से पुलिस जो है डिमोरलाइज होने लगी, क्योंकि जब सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। फिर जब धीरे धीरे सरकार चेंज हुई, जब मायावती जी की सरकार आई, तो इन पे जो केसेस हैं वो चलना शुरू हुए। और उसके बाद जब फिर से अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो इन्होंने इनसे दूरी बना ली। एक क्लिप भी है जहाँ पे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं स्टेज पे, तो उन्होंने इनको पुश किया कि नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे स्टेज पे अतीक अहमद। और अब जब सरकार आई है बीजेपी की, तो ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि कोई भी गैंगस्टर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिनेंशियली यानी आर्थिक रूप से काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट किया गया इस गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि इनके सारे जितने भी जायदाद थे या जो भी प्रॉपर्टीज थी उसको डिमोलिश किया गया। तो पहले इनके आर्थिक चीजों को तोड़ा गया, और उसके बाद फिर जब इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हुआ, तो अब ये सारी चीजें हो गई। तो देखिए, अब एज एन एस्पिरेंट जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हीरोइक लगता है सुनने में, है ना, ऐसे मीडिया में हमको सुनने में लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ इसको गोली मार दिया, लेकिन क्या ये सही है? क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, क्या ये सही है? देखिए, हम एक ऐसे देश में हैं जहां पे चीजें स्लो हैं, लेकिन हम बात करते हैं न्याय की, है ना। और जब हम एक ऐसे देश में जहां पे सबसे ऊंचा चीज हम अपने संविधान को मानते हैं, संविधान के प्रावधानों को मानते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, हर चीज के लिए एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम एक ऐसे देश में है जहां पे कसाब को भी लॉयर दिया जाता है, ताकि उनके जुर्मों को, जो भी उन पे एलिगेशन है, उसको पहले हम प्रूव करेंगे, उसके बाद हम सजा देंगे। तो अब ये जो हुआ, ये तो अब इस पे अब कमेटी बैठेगी, और उसके बाद कमेटी जो है वो कहेगी, उसके बाद ही हम लोग कुछ ज्यादा इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन अब बाकी चीजें क्या हैं, तो ये 5 बार एमएलए बन चुके हैं, 2017 में ये जेल गए, एक टाइम में फूलपुर में एमपी बन चुके हैं, और जेल के अंदर से भी ये बाकी सारे जो काम है उसको करते थे। तो अभी इन पे रिसेंटली केस था कि इन्होंने, मतलब अभी भी ये बात है कि ये माफिया का इनका जो पूरा विंग, पूरा ट्रैप था, पूरा वेब है, वो अभी भी चल रहा है।
तो एक्सटॉर्शंस वगैरह अभी भी ये कर रहे थे और लोगों से पैसा मांग रहे थे, वसूल रहे थे। आतिक अहमद, इनकी पत्नी है शाइस्ता, इनके भाई हैं अशरफ, इनके 5 बेटे हैं, 2 बेटे नाबालिग हैं, अमर, अली, असद, अभी असद का मर्डर हो गया है ना। तो ये इनका स्टोरी है। और इनके इस शॉट के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनके गैंग के लोग हैं, तो अभी कुछ भी हो सकता है, टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो इस कारण से उत्तर प्रदेश में सेक्शन 144 लग गया। तो सेक्शन 144 लग तो गया, लेकिन सेक्शन 144 है क्या, ये हमारे एग्जाम के लिए समझना जरूरी है। तो पहले आप देखेंगे द लॉ एम्पावर द मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे सारा पावर मैजिस्ट्रेट को दिया गया है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी के जो मैजिस्ट्रेट हैं इंडिया में, वो क्या कर सकते हैं भारत में, इनको ये पावर है टू पास एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द गैदरिंग ऑफ 4 और मोर पीपल इन अ स्पेसिफाइड एरिया। तो जब सेक्शन 144 लागू होता है सीआरपीसी का, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, जैसे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं कि अब यहाँ पे मेरे को सेक्शन 144 लागू करना है, तो उस समय से कोई भी 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जिस एरिया में सेक्शन 144 है वहां पे गैदर, यानी कि एक साथ गैदर खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इतना बड़ा पावर है कि अगर जैसे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्शन 144 है, तो उत्तर प्रदेश में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते या ग्रुप ऐसे बना नहीं सकते। इट इम्पोजेस इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कहीं पे भी न्यूसेंस है या फिर कोई डेंजर हो सकता है, अब जैसे आतिक अहमद का भी मर्डर हुआ है, कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में, है ना, तो इस कारण से इसको लगाया जाता है। और अगर उनको लगता है कि कोई पोटेंशियल है टू कॉज ट्रबल और डैमेज टू ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी, यानी कि इंसानी जीवन या कोई भी प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज हो सकता है, तो इस कारण से इसको लगाया जाता है। ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या आम लोगों पे भी ये ऑर्डर पास किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, तो ये सेक्शन 144 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है ये 2 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन 2-2 महीने करके इस ऑर्डर को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सेक्शन 144 के बारे में। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस करता है, हैंडलिंग करता, मतलब कि इट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन हैंडलिंग ऑन ट्रांसपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वेपन इन द गिवन जुरिस्डिक्शन, यानी कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई हथियार नहीं आ सकता है। इसमें अगर कोई पकड़ाया तो उसको यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल तक का सजा भी मिल सकता है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर देखा जाएगा तो नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल रिमेन क्लोज, यानी कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है वो सारे बंद रहेंगे और लोग जो है इस तरह से मूव नहीं कर सकते ग्रुप में। आपने पहले भी समझ लिया कि 4 से अधिक लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। There will be complete restriction on holding any kind of public meeting और रैली, कोई भी पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं हो सकता है इस समय जब ये ऑर्डर चल रहा हो। ये एम्पावर करता है कि यहाँ पे इंटरनेट को भी ब्लॉक किया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में आप काफी बार सुनते होंगे कि सेक्शन 144 लग गया, इंटरनेट भी ब्लॉक हो गया है, यानी कि इंटरनेट को भी पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जहां पे भी लगता है कि पीस और ऑर्डर को किसी भी तरह से डैमेज है। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन कैन रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ्स। तो ये जो अगर सेक्शन 144 लगाया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा तो ये 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन जो इसकी वैलिडिटी है कि अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे, यानी कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन यानी कि पूरी तरह से ये मतलब एक तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है, उनकी मर्जी है कि इट कैन चूज टू एक्सटेंड द वैलिडिटी। तो यहाँ पे वैलिडिटी जो है 2 महीने का रहता है, लेकिन इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो सेक्शन 144 में लेविड, सेक्शन 144 इसमें लगा हुआ है,
वंस द सिचुएशन बिकम नॉर्मल, तो यानी कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तभी ये सेक्शन 144 हटाया जा सकता है। अगर कर्फ्यू की बात की जाए और सेक्शन 144 की बात की जाए तो दोनों में क्या अंतर है? तो कर्फ्यू में आप देखेंगे जैसे कि सेक्शन 144 में क्या कहा गया है कि 4 या 4 से अधिक लोग जो हैं वो एक जगह में आके रुक नहीं सकते या एक कंसर्न एरिया में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते हैं। कर्फ्यू के टाइम क्या होता है कि सभी लोगों को, जैसे कोविड के टाइम में कर्फ्यू लगा था कि सारे लोग घर के अंदर रहेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, है ना। गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन कर सकता है ट्रैफिक पे भी, यानी कि कर्फ्यू में कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। सेक्शन 144 में है कि 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह खड़े नहीं हो सकते। हर केस में यहाँ पे देखिएगा मार्केट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस सारे बंद रहेंगे कर्फ्यू में, ठीक है। और सिर्फ असेंशियल चीजों को ही यहाँ पे अलाउ किया जाएगा जिसके लिए एक प्रायर नोटिस है। अगर आप कर्फ्यू में रोड पे जाना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रायर पहले परमिशन लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सेक्शन 144 का क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर है मजिस्ट्रेट को। आप कोर्ट जा सकते हैं लेकिन जब तक आप कोर्ट जाएंगे तब तक में आपका फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो चुका है। तो एक एग्रीव्ड इंडिविजुअल जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं कि अपना रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं अगर उनका फंडामेंटल राइट किसी भी तरह से वायलेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले कि आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे उसके पहले ही आपका राइट ऑलरेडी इन्फ्रिंज हो चुका है, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट को पहले ही से डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो अब आप कोर्ट जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास है। इम्पोजिंग प्रोहिबिशन ऑन लार्ज एरिया आर नॉट जस्टिफिकेबल। अगर मान लीजिए कि सेक्शन 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लगा है, पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा है, तो हो सकता है कि हर जगह उसको लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। imposing prohibited orders ओवर अ वेरी लार्ज एरिया इज नॉट जस्टिफाइड। तो बहुत बड़े एरिया में इसको लगाना इसका मतलब नहीं समझ में आता है। बिकॉज द सिक्योरिटी सिचुएशन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब उत्तर प्रदेश 75 सबसे बड़ा आपका पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पे अलग अलग प्रांत हैं, ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह में इसको लगा दिया गया तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि हर जगह इसकी जरूरत है सेक्शन 144 की, है ना। एंड कैन नॉट बी डेल्ट विद द सेम मैनर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत बड़े एरिया में इसको लगाया जाता है ये बात नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी जब इसको लगाया गया है तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े एरिया में इसको क्यों लगाया गया। लेकिन सरकार का कहना है कि क्योंकि ये काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे तो कुछ भी हो सकता है इसलिए इसको लगाया गया है। इसके पहले भी आप देख सकते हैं व्हाट हैज बीन द कोर्ट्स रूलिंग। अगर कोर्ट की रूलिंग की बात की जाए तो राम मनोहर लोहिया केस जो कि 1967 में था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट इफ पब्लिक ऑर्डर इज फ्रीली अलाउड टू बी डिस्टर्ब बाय सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। तो यानी कि अगर पब्लिक ऑर्डर की जरूरत है तो हाँ इसको लगाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट केस देखेंगे तो मधु लिमाय वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 1970 में एक 7 बेंच की जज जो कि हेड की गई थी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह द्वारा ये हेडेड थी, ठीक है। said that the power of magistrate under section 144 is not ordinary power flowing from administration but a power used in judicial manner which can stand for the judicial scrutinies। तो यानी कि ये पावर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है लेकिन ये जुडिशियल पावर है जो सेक्शन 144 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तौर पे अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ को अगर हम देखेंगे तो रूलिंग दैट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड इन थ्रू सेक्शन 144 आर कवर्ड अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर आप जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आपके पास आपका अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 में जहां से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात की गई है। और टू द फंडामेंटल राइट लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 के 2 जो क्लॉज 2 है उसमें बताया गया है कि अगर आप किसी भी तरह से हेल्थ, मोरालिटी या पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, राइट। तो कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्स जो है द फैक्ट्स दैट द लॉ मे बी अब्यूज, तो किसी भी तरह से लॉ मे बी अब्यूज इज नो रीजन टू स्ट्राइक इट डाउन।
ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट फॉर यूजिंग सेक्शन 144 अगेंस्ट स्लीपिंग क्राउड इन रामलीला। तो रामलीला में जब वो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके खिलाफ भी सेक्शन 144 लगा, इसको कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया। The court held that such a provision can be used only in grave circumstances. अगर कहीं पे भी पब्लिक पीस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तभी इस सेक्शन को यूज किया जा सकता है। The efficiency of the provision is to prevent some harmful occurrence, यानी कि कुछ भी गलत ना हो जाए। Therefore, the emergency must be certain consequences sufficiently grave। ठीक है, तो यानी कि कहीं पे भी पब्लिक पीस को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका जो इमरजेंसी है कैन बी सर्डन एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो अगर बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो ही इसको लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजंस फंडामेंटल राइट टू असेंबल पीसफुली। ठीक है, यानी कि इनका जो राइट है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। कैन नॉट बी इवोक्ड एज अ टूल टू प्रिवेंट लेजिटिमेट एक्सप्रेशन, यानी कि अगर लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो रहा, तो आप उनके खिलाफ इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके खिलाफ इनको नहीं लगा सकते हैं। तो ये है सेक्शन 144, जहां पे हमेशा एक डिबेट होता है कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो किसी भी तरह से कोई भी फंडामेंटल राइट आपको एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि कहीं पे भी हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक का लॉ एंड ऑर्डर, पीस को मेंटेन करते हुए ही फंडामेंटल राइट जो है उसको मतलब आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर बताया गया है कि 2 महीने के लिए सेक्शन 144 अगर लग जाता, मतलब सेक्शन 144 लगेगा तो उसका जो वैलिडिटी है वो 2 महीने का है। लेकिन ये स्टेट के मर्जी पे है, स्टेट के डिस्क्रिशनरी पे है, जो राज्य सरकार रहेगी वो बताएगी कि हाँ अगर वो चाहती है तो इसको ये 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है। अगर कोई भी यहाँ के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उसको 3 साल से अधिक, 3 साल मैक्सिमम 3 इयर्स का यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा सकता है। सॉरी, पनिशमेंट यानी कि उनको 3 साल के लिए जेल भी डाला जा सकता है। तो ये है सेक्शन 144 जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में लगा है, क्योंकि अतीक अहमद का मर्डर हो चुका है। अतीक अहमद एक माफिया है, गैंगस्टर है, लेकिन आयरनी ये है कि ये अपने देश में एमएलए भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं। तो दिस इज द होल केस। होपफुली आपको केस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद।